हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ग्रुप 1 डिस्कस किया था एल्कली मेटल्स, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ स्पेशल कंपाउंड्स की केमिस्ट्री, ये सब बातें पढ़ के आए थे और यही चीजें ग्रुप 2 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एज इट इज हू। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स अर्थ की क्रस्ट में पाई जाती हैं। ये आपके सामने लिस्ट है: बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। लास्ट मेंबर क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है तो इसकी ज्यादा स्टडीज हम नहीं कर रहे होंगे, ना इसके कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे होंगे, तो हमारी सारी स्टडीज बेरियम पे आगे रुक जाएंगी। बेरिलियम टू बेरियम ग्रुप 2 की केमिस्ट्री को हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में स्टडी करना शुरू करेंगे। प्रॉपर्टीज आपके सामने है, लेफ्ट साइड पे लिखी हुई ठीक वैसी प्रॉपर्टीज जैसी आप लोगों को ग्रुप 1 के लिए बताई गई थी। एक एक करके सब पे बातें करना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका रहता है NS2। जैसे आप बेरिलियम का देखेंगे तो वो 2s2 है, मैग्नीशियम का देखेंगे तो वो 3s2 है। ये सिर्फ लास्ट शेल दिखा रहा हूं, 1s2 से शुरू होना है सबका। ये भी 1s2 से शुरू होगा और 3s2 तक जाएगा। ये 1s2 से शुरू होगा, 4s2 तक जाएगा। सिमिलरली ये 5s2 तक जाएगा। सिमिलरली ये 6s2 तक जाएगा। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है इनका। दूसरा पॉइंट, साइज। ग्रुप 2 का मेंबर है, लेफ्ट टू राइट आते हैं तो साइज छोटा होता है। एज सच बाकी मेंबर्स अगर मैं देखूं टेबल के अंदर, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, तो ये बड़े हैं। एल्कली मेटल्स के बाद इनका नंबर आता है, तो एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 से छोटे हैं और डाउनवर्ड अगर हम मूव करेंगे तो साइज बढ़ता जाएगा। मीन बेरिलियम सबसे छोटा है, देन इट इज मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रांशियम, देन बेरियम। लगातार साइज बड़ा होता जाएगा। यहां पे आप साइज में काफी डिफरेंस पाएंगे, लेकिन यहां पे आप साइज में नॉमिनल डिफरेंस पाएंगे जस्ट बिकॉज यहां पे इंटरवीन कर जाती हैं एफ ऑर्बिटल्स। जब भी डी और एफ ऑर्बिटल सेंटर पार्ट पे न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरवीन करेंगी तो स्मॉल जेड इफेक्टिव होने की वजह से, ज्यादा जेड इफेक्टिव होने की वजह से, लेसर शील्डिंग होने की वजह से जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है वो एक्सेप्शनली बढ़ जाती है, जिसकी वजह से साइज में उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आ पाता जितना स्टार्टिंग पे हम देखते हैं जब इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल्स में मौजूद होते हैं। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। सीधा सीधा साइज पे डिपेंडिंग है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की अपने पड़ोसी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम से रिस्पेक्टिवली आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, डाउनवर्ड जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। नॉर्मल ट्रेंड है तो यहां पे भी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। हमेशा डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए जाने जाते हैं, कभी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते। क्यों वो हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और +1 नहीं दिखाते? मैंने कहा कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। मतलब बेरिलियम की लिथियम से ज्यादा है, मैग्नीशियम की सोडियम से ज्यादा है। ये सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एप्लीकेबल था। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार सोडियम और मैग्नीशियम को देखेंगे, वही कहानी बेरिलियम, लिथियम पे एप्लीकेबल है, वही पोटेशियम और कैल्शियम पे एप्लीकेबल है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है, जबकि मैग्नीशियम का सेम ऐसे ही करते करते 3s2 है। मैं जब सोडियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं तो उस टाइम पे मुझे इस 3s के इलेक्ट्रॉन को आउट करना होता है। लगभग 490 किलो जूल एनर्जी लगती है। डेटा एग्जैक्टली बुक वाला देखना, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैग्नीशियम के केस में जब मुझे पहला इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, Mg+ बनाना होता है, तो ये 750 किलो जूल के आसपास एनर्जी लगता है। 1 मोल मैग्नीशियम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए लगने वाली एनर्जी है ये 750 किलो जूल। तो लेफ्ट टू राइट गए तो आयनाइजेशन एनर्जी बड़ा है, साफ दिख रहा है। I_E1 मैग्नीशियम का ज्यादा है एज कंपेयर टू I_E1 ऑफ सोडियम। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं, आप ध्यान से देखें।
ये 281 था और 28 बन गया है, ये 282 था और ये 281 बन गया है। अभी एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो जब मैं इस सोडियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहता हूं और मैं IE2 लगाना चाहता हूं, तो ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो जाती है। वाई? क्योंकि यहां आप थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते थे, अभी आप सेकंड शेल से निकालना चाहते हैं, न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है सोडियम कैटायन का, नोबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। रिजल्टिंग अगर आप इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, यू नीड वेरी वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। यहां मैग्नीशियम से अगर आप निकालना चाहते हैं तो थर्ड से ही इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये सही है बात कि IE2 जो इसका होगा वो इससे तो ज्यादा होगा ही सही। सभी एटम्स के लिए जो नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो पीछे वाली से ज्यादा ही होती है, बट उतनी ज्यादा नहीं। जैसे यहां आपने देखा लगभग 10 टाइम्स होने की कोशिश कर रहा था, जबकि यहां वो लगभग ट्वाइस होने की कोशिश कर रहा है। तो Mg2+ बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट एनर्जी लगाना ही पड़ता है 1450 किलो जूल सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है, वैसी ज्यादा नहीं है जैसी सोडियम के केस में आती। रिजल्टिंग अगर मैं IE2 अगर देखूं तो वो सोडियम की ज्यादा थी, ना कि मैग्नीशियम की। तो ब्लाइंडली क्रैम मत करें कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात थी। अगर आप सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो बढ़ रही हो, या इससे आगे की आयनाइजेशन एनर्जीज देखें तो भी वो क्या ट्रेंड फॉलो करेंगी, कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। जैसे मैं इसका IE3 देखूं और इसका IE3 देखूं तो फिर दोबारा से मैग्नीशियम का ज्यादा हो जाता है, जस्ट बिकॉज अब ये नोबल कोर हो चुका है, वही सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो डेफिनेटली यहां से जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है, तो सभी फैक्टर्स फिर कहेंगे कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम का ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सोडियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम, but ionization energy second is far greater of sodium than magnesium। तो इसका बहुत ही सिंपल वर्जन, सिंपल से वर्ड्स के अंदर आप ये जो मैंने बताई है बात, उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि नोबल कोर हो जाने की वजह से सोडियम की एक्सेप्शनली सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है और मैग्नीशियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू को बीट कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे चलता हूं। अभी भी वही पढ़ रहा था, अदर आयनाइजेशन एनर्जी बीच में डाल दिया इस ऑक्सीडेशन स्टेट के पॉइंट को ही समझाने के लिए। मुझे ऐसा लगता था कि Mg का प्लस बनना चाहिए, क्यों ना बने। देखिए Mg से अगर मैं ये कहूं कि MgCl बना लो तो दिक्कत क्या है, आप Mg से Mg+ बनाने के लिए 750 किलो जूल एनर्जी लगाते हैं और Mg से Mg2+ बनाने के लिए आप लगभग 2200 किलो जूल एनर्जी लगाते हैं, तब जाके Mg2+ बनता है। तो क्यों ना Mg+1 बन जाए। हमें पता है कि वो काम ज्यादा फेवरेबल होता है जहां पे हमें कम एनर्जी लगानी पड़े, तो Mg का Mg+ बनाने में डेफिनेटली कम एनर्जी लगानी पड़ती है। तो मुझे लगा कि Mg+ तो पक्का बनना चाहिए, इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन हमने जब मैग्नीशियम के कंपाउंड्स देखे तो हमें कहीं भी मैग्नीशियम +1 की फॉर्म में नजर ही नहीं आया। रादर ये पूरी फैमिली, पूरा ग्रुप 2 कभी भी हमें +1 की फॉर्म में नजर ही नहीं आया। रिजल्टिंग हम सोचने लगे कि ऐसी क्या वजह है कि ये +1 बिल्कुल ही नहीं बनाना चाहता, जबकि एनर्जी तो फेवरिंग है +1 बनाने के लिए, क्योंकि कम एनर्जी लगानी पड़ रही है Mg+ बनाने के लिए। सी 3 वजह है उसके पीछे कि Mg कभी +1 नहीं बना रहा, वो हमेशा +2 बना रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 11th के अंदर क्वेश्चन होगा ये, तो इसलिए अच्छे से समझ के आगे बढ़ें कि अगर मैं Mg से Mg+ बनाऊं तो क्या होगा और अगर 2+ बनाऊं तो क्या होगा। तो एक बड़ा आसान वर्ड्स में बता दूं, Mg+ जब आप बनाते हो तो 281 बनता है,
जबकि Mg2+ आप बनाते हो तो 2-8 कॉन्फ़िगरेशन बनता है, और नोबल कोर अचीव करना इनका फाइनल टारगेट रहता था, ऐसा हम पढ़ते आए, जिसकी वजह से Mg हमेशा Mg2+ ही बनाना चाहेगा, वो +1 कतई नहीं बनाना चाहेगा। हालांकि हम लोगों ने ये बहुत सारे कंपाउंड्स देखे जो इस ऑक्टेट थ्योरी को ओबे नहीं करते थे, तो हमें फिर लगने लग जाता कि नहीं, ऐसा क्या जरूरी है, बिना ऑक्टेट के भी सम टाइम काम चलाते ही हैं वो। BCl3 को आप देखिए, BeCl2 इसी फैमिली का बेरिलियम क्लोराइड देखिए, तो फिर इसको ऑक्टेट के अंदर ऐसा क्या इंटरेस्ट था कि आप कह रहे हैं कि सर +2 के अलावा कोई और नहीं दिखेगा? तो दो और भी वजह है। देखिए, ठीक है, हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ी 1450 किलो जूल, सो दैट ये Mg का Mg2+ बन जाए। उससे एक साथ 3 फायदे नजर आए। एक तो ये फायदा था, इससे डेफिनेटली इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। दूसरा फायदा था कि ये जो 2+ बनता है, ये एनायंस को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो निकलने वाली लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। अगर मैं यहां +1 लेता हूं तो +1 इस Cl- को उतना पावरफुली अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिजल्टिंग निकलने वाली लैटिस एनर्जी कम होगी, और लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होती है, लैटिस उतना ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतना ज्यादा लैटिस स्टेबल होगा, या मैं ये कहूं कि उसको तोड़ने के लिए आपको उतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसलिए भी Mg के 2+ का ही स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू +1। और लास्ट पॉइंट समझें फिर दोबारा से, क्योंकि हम ज्यादातर एक्वस मीडियम के अंदर कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी देखते हैं, तो Mg2+ जब वाटर पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रेशन एनर्जी को रिलीज करेगा, वो भी Mg+ के कंपैरिजन में कहीं बहुत ज्यादा होती है। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी का बहुत ज्यादा होना, लैटिस एनर्जी का बहुत ज्यादा होना और नोबल कॉन्फ़िगरेशन होना, तीनों फैक्टर हमें क्लियरली डायरेक्ट करते हैं कि Mg+1 नहीं बनेगा, +2 ही बनेगा। और इसीलिए ग्रुप 2 के सभी मेंबर्स हमें +2 फॉर्म में एग्जिस्ट होते नजर आएंगे, ना कि +1 की फॉर्म में। और इसीलिए रूल की फॉर्म में हमें बता दिया गया था रेडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में कि इस फैमिली के सभी मेंबर +2 ही फॉर्म करते हैं, +1 कभी भी नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ते हैं, लैटिस एनर्जी। तो पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई कैटायन बना इस फैमिली का और एनायन के साथ उसने अट्रैक्शन दिखाया, निकलने वाली एनर्जी लैटिस एनर्जी है। अगर मैं ग्रुप 1 के साथ कंपेयर करूं तो ग्रुप 1 से इनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। सी, एक मेरे पास NaCl है, एक मेरे पास MgCl2 है। तो +1 नेगेटिव पार्ट को उतना स्ट्रांगली नहीं खींच सकता जितना +2 खींच सकता है। साइज भी छोटा है ऑब्वियसली मैग्नीशियम 2+ का एज कंपेयर टू सोडियम प्लस। सभी बातें सजेस्ट करती हैं कि यहां लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ की फॉर्म में आप याद रखें। डाउनवर्ड मूव करेंगे तो लैटिस एनर्जी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि मैग्नीशियम का +2 है जिसको नेगेटिव बॉडी को अपनी तरफ खींचना है, कैल्शियम का +2 है जिसको नेगेटिव बॉडी को अपनी तरफ खींचना है, या स्ट्रांशियम का और भी बड़ा +2 है जिसको नेगेटिव बॉडी को अपनी तरफ खींचना है। जितना बड़ा कैटायन का साइज होगा उतना कम वो नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, उतनी कम एनर्जी रिलीज कर पाएगा। मतलब लैटिस एनर्जी डाउनवर्ड मूवमेंट पे लगातार डिक्रीज होती जाएगी। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा जैसा कि ग्रुप 1 में हम पढ़ के आए। 6th प्रॉपर्टी, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी मींस जब भी कोई कैटायन बन रहा है, जैसे पर्टिकुलरली मैं एनायन की बात यहां नहीं कर रहा क्योंकि ग्रुप 2 के मेंबर्स तो सिर्फ कैटायन ही बनाते हैं, तो मैं ग्रुप 2 के कैटायंस की वजह से निकलने वाली एनर्जी की बातें कर रहा हूं। वहां साथ में कोई एनायन होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा, ये बातें जुड़ी रहेंगी। बट ग्रुप 2 के अगर मैं कैटायंस की बात करूं तो हाइड्रेशन एनर्जी डाउनवर्ड मूवमेंट पे लगातार डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि वही वजह है, साइज बड़ा होता जा रहा है, वाटर पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और अगर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो जो रिलीज्ड एनर्जी है वो वैल्यू डेफिनेटली डिक्रीज होती जाएगी। तो लैटिस एनर्जी भी डाउनवर्ड मूवमेंट पे लगातार, हाइड्रेशन एनर्जी भी डाउनवर्ड मूवमेंट पे लगातार डिक्रीज होगी, जस्ट लाइक लैटिस एनर्जी। 7th प्रॉपर्टी पे नजर डालें, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स या टाइप्स ऑफ कंपाउंड जो ग्रुप 2 बनाता है। तो प्रीडोमिनेंटली ये आयनिक कंपाउंड बनाए जाने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाना इनकी फितरत है। एक बेरिलियम को अगर मैं यहां पे एक्सेप्शनली नोटिस करूं तो उसका क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है,
उसके ये s इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाना मुश्किल होता है, रिजल्टिंग वो आयनिक कंपाउंड इतना आसानी से नहीं बना पाता। और हमने देखा भी है आयनिक बॉन्डिंग के चैप्टर में कि वो इस तरह से लीनियर बेरिलियम क्लोराइड विद 180 डिग्री एंगल sp हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड बनाता था। और क्योंकि बॉन्ड का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, रिजल्टिंग मैं यही कहूंगा कि ये श्योरली एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। बट बाकी मेंबर्स की अगर मैं बात करूं लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, तो सभी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं और डाउनवर्ड मूवमेंट पे उनका आयनिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी लगातार बढ़ता जाएगा। मींस कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर लगातार इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाएंगे। आप चाहे इसको आयनाइजेशन एनर्जी पे एक्सप्लेन कर दीजिए या फिजन्स रूल पे भी आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम यहाँ पे फ्लेम कलरेशन। फ्लेम के अंदर कलर पीछे बताया था आपको, सभी एल्कली मेटल्स फ्लेम में पुट किए जाने पे जब भी हम उसको बंसन बर्नर की फ्लेम पे लेके जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की फ्लेम आती हैं। जैसे लिथियम में पिंक बताई, सोडियम में येलो, पोटेशियम में वायलेट, सीजियम में ब्लू, इस तरह से कुछ चेंजेस बताए थे। यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रुप 2 में पहले 2 मेंबर बेरिलियम और मैग्नीशियम वो फ्लेम में कोई कलर शो नहीं करते, जबकि बाकी सभी मेंबर फ्लेम में कलरेशन शो कर रहे हैं। तो क्या वजह है बेरिलियम और मैग्नीशियम की कि वो शो नहीं करते? तो आपको एक बार फिर देखना होगा कि फ्लेम में कलर आता क्यों था। ये हमारे पास कोई मेटल था और उसके ये आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे। तो जब मैं इसको फ्लेम पे लेके जाता मेटल को, जैसे ये वो बंसन फ्लेम है, यहां लेके जाता तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर स्टेट पे चला जाता, वहां रुकना नहीं चाहता था, वापस ग्राउंड स्टेट पे आता। तो इस एक्साइटेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती, बाई चांस उसका कलर विजिबल रेंज में आता, जिसकी वजह से वो कलर शो करते। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम में क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी काफी हाई है, इलेक्ट्रॉन को जंप कराना, इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्साइट करा के हायर स्टेट पे लेके जाना इस फ्लेम के बस की बात नहीं है। रिजल्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट ही नहीं हो पाते। ऐसा भी हो सकता था कि एक्साइट हो जाता और एनर्जी का रिलीज विजिबल रेंज में ना आता, बट प्रैक्टिकली नॉन फैक्ट है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होने की वजह से फ्लेम के अंदर वो पावर नहीं है, वो एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा पाए। और जब एक्साइट ही नहीं कराएगा तो फिर कलर कहां से आएगा? रिजल्टिंग बेरिलियम और मैग्नीशियम किसी तरह का कोई फ्लेम कलरेशन शो नहीं करते, जबकि बाकी सभी मेंबर लाइक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, बेरियम, वो सभी यहाँ पे फ्लेम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाते नजर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, डेंसिटी। हम लोग इसको ग्रुप 1 के अंदर पढ़ के आए हैं, तो आज मुझे लगता नहीं है कि इसके ऊपर ज्यादा मुझे डिस्कशन की जरूरत रहेगी, क्योंकि जो डेंसिटी होता है वो डेंसिटी सिंपली वो फॉर्मूला याद करें, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर एटम्स ने कितना मास पोजेस किया वो डेंसिटी को एक्सप्लेन करता है। और डेंसिटी का ट्रेंड डाउनवर्ड मूवमेंट पे कभी भी रेगुलर नहीं रहता। अगर आप देखें तो बेरिलियम से लेके कैल्शियम तक डिक्रीज करती है, बट उसके बाद इंक्रीज करती जाएगी। वजह के पीछे मत जाइए, डिटेल आपको बता चुका हूं। साइज का बढ़ना घटना, पैकिंग एफिशिएंसी, बहुत फैक्टर्स हैं जो डेंसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, एल्कली मेटल्स से ये डेफिनेटली ज्यादा डेंस रहेंगे, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहेगा कि डाउनवर्ड मूवमेंट पे क्या हो रहा है, जो बात बताई है वही ध्यान रखें। और यही बात मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स को लेकर रहती है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी पैकिंग एफिशिएंसी पर डिपेंड करते हैं, पार्टिकल्स की पैकिंग कैसे हो रही है। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो पर्टिकुलर मेटल्स हैं डाउनवर्ड मूवमेंट पे, उनके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी थोड़ी डिक्रीज होती है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। बट एक्सेप्शंस सभी जगह पे पॉसिबल रहेगा। तो ये भी फिर हमारे सामने कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में ट्रेंड नहीं होगा जो आपसे पूछा जा सके। चलिए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे यहाँ पे। और एक प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे ग्रुप 1 में हमने पढ़ा था कि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ सकता है, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है, तो मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कौन होगा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? तो डाउनवर्ड मूवमेंट पे जाते हैं तो पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब ऑक्सीडेशन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। वहां ग्रुप 1 में हमने पढ़ा कि लिथियम एक्सेप्शनली फर्स्ट आ जाता था,
हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करता था, कई वजह उसके पीछे बताई थी। यहां बेरिलियम के केस में ऐसा नहीं हो रहा है कि वो फर्स्ट आ गया और लास्ट ही है, तो इसलिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है। सिंपल सा बात याद रखना कि डाउनवर्ड मूवमेंट पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, तो मतलब ऑक्सीडेशन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टरिस्टिक बढ़ता है डाउनवर्ड मूवमेंट पे। कंफ्यूज मत होना, लिथियम के केस में जो गड़बड़ हुआ वो बेरिलियम में नहीं हुआ है, इसलिए ना ही तो वो क्वेश्चन बन पाया इंपॉर्टेंट, ना ही हमें उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अगर मैं इन मेटल्स को रिएक्ट करवाऊं तो क्या होगा। तो सी हियर, अगर मैं बेरिलियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता हूं तो ये बेरिलियम का ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम को अगर मैं रिएक्ट कराऊं तो ये ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊं तो ये ऑक्साइड बनता है। लेकिन स्ट्रांशियम को जब मैं रिएक्ट कराता हूं तो ये परऑक्साइड बनता है। और बेरियम को जब मैं रिएक्ट कराऊं तो भी ये परऑक्साइड बनता है। ध्यान दें, सुपर ऑक्साइड नहीं बनता। स्टेप बाय स्टेप ही होता होगा, ऑक्साइड बनता होगा और फिर वो फर्दर परऑक्साइड में कन्वर्ट होता होगा, ये भी ऑक्साइड बनता होगा और ज्यादा देर गर्म किए जाने पे परऑक्साइड में बदलता होगा। ग्रुप 1 में हमने पढ़ा कि लिथियम का ऑक्साइड बनता है, नेक्स्ट सोडियम परऑक्साइड बना लेता था, नेक्स्ट पोटाशियम और उससे आगे वाले तो सुपर ऑक्साइड बनाते थे। यहां सुपर ऑक्साइड्स नहीं बने हैं। क्यों यहां मैग्नीशियम ने सोडियम की तरह से परऑक्साइड नहीं बनाया या कैल्शियम ने पोटेशियम की तरह से परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं बनाए। तो आप याद करें, बेरिलियम का 2+ या मैग्नीशियम का 2+ या कैल्शियम का 2+ एनफ स्ट्रॉन्ग डबल चार्ज हो गया, लगभग साइज भी छोटा है तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन के 2 नेगेटिव को अपनी तरफ एफिशिएंटली खींचे रख सकता है। स्ट्रांशियम के केस में जाके ये प्रॉब्लम आई कि ऑक्साइड का 2 नेगेटिव स्टेबलाइज्ड नहीं हो पा रहा था, तो उस ऑक्साइड के 2 नेगेटिव ने किसी दूसरे एटम पे अपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके परऑक्साइड बना लिया और यही काम बेरियम में हुआ। सुपर ऑक्साइड्स वहां पे नहीं बने। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ऑक्साइड बनते नहीं है, बट ऑक्साइड्स परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे ही आप उसे एक्सेस ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। एक बार फिर देखें आप, ये बेरिलियम का ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, ये कैल्शियम का ऑक्साइड है, ये स्ट्रांशियम का ऑक्साइड है और ये बेरियम का ऑक्साइड है। अब मैं ऑक्साइड दिखा रहा हूं, ये फर्दर परऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रहे थे बट मैं ऑक्साइड्स दिखा रहा हूं। ये जो ऑक्साइड्स हैं, ये जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर लगातार इन ऑक्साइड्स का बढ़ता जाएगा। जस्ट बिकॉज डाउनवर्ड मूवमेंट पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ना मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ना, तो डाउनवर्ड मूवमेंट पे इन ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर लगातार बढ़ता चला जाएगा। बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक कैरेक्टर का होता है। मैग्नीशियम ऑनवर्ड्स सभी ऑक्साइड्स आप देखेंगे तो वो बेसिक कैरेक्टर के रहेंगे। अगर मैं वाटर डाल दूं तो वाटर डाले जाने पे ये सभी हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, मतलब बेरिलियम का बन जाएगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सिमिलरली इसका ऑक्साइड वाटर में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इसी तरह से आप पाएंगे ये सभी हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और इन हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर भी डाउनवर्ड मूवमेंट पे लगातार बढ़ता जाएगा। इससे पहले जो बेसिक कैरेक्टर बोल रहा था वो ऑक्साइड्स का बोल रहा था, मेटेलिक कैरेक्टर से कोरिलेट कर रहा था। अब की बार बेसिक कैरेक्टर हाइड्रोक्साइड्स का बोल रहा हूं। कौन OH नेगेटिव को आसानी से छोड़ सकता है, वो स्ट्रोंगर बेस होगा। आप कोई भी 2 एग्जांपल देखें, मैग्नीशियम और स्ट्रांशियम देख लेते हैं। ये मैग्नीशियम का 2+ है जो OH नेगेटिव्स को अपनी तरफ खींचे हुए होगा और ये बेरियम का 2+ है बड़े साइज का जो उन OH नेगेटिव्स को अपनी तरफ खींचे हुए होगा। तो डेफिनेटली ये मैग्नीशियम का आयन इसको ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच सकता है क्योंकि बहुत छोटे साइज पे चार्ज कंसंट्रेटेड है। पानी के अंदर इन OH आयंस का निकलना मुश्किल होगा, जबकि यहां बेरियम इन OH को जल्दी से छोड़ पाएगा। बड़ा साइज है, चार्ज कंसंट्रेशन कम है, OH इजिली रिलीजेबल है, रिजल्टिंग ये स्ट्रोंगर बेस की तरह से एक्ट करेगा। आप इसको समटाइम ऐसा भी बुक में लिखा पाते हैं कि Be और OH का बॉन्ड छोटा है और Ba और OH का बॉन्ड बड़ा है।
तो बॉन्ड बड़ा होने से बॉन्ड वीक है, बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। हाँ, आप ये जवाब दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि यहाँ तो ऐसा कोई डायरेक्शनल बॉन्ड है ही नहीं, ये तो आयनिक कंपाउंड रहते हैं, यही कुछ हद तक बॉन्ड की लेंथ होती है। तो ये लेंथ, बॉन्ड लेंथ हम आयनिक कंपाउंड्स पे अप्लाई नहीं करते, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बैरियम का आयन बड़ा होने की वजह से, चार्ज कंसेंट्रेशन कम होने की वजह से OH को इतना पावरफुली अपनी तरफ नहीं खींचता, जबकि बेरिलियम खींच सकता है। रिजल्टिंग बैरियम वीकर बेस रहेगा, स्ट्रॉन्गर बेस रहेगा, OH को जल्दी छोड़ देगा, जबकि बेरिलियम वीकर बेस होगा, OH को इतना आसानी से नहीं छोड़ पाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम यहां पे डिस्कस करेंगे हाइड्रोक्साइड्स की, वो है सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स इन वाटर। डाउनवर्ड मूवमेंट पे हाइड्रोक्साइड्स की सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर कैसे अफेक्टेड होती है और क्या उसके पीछे वजह है, बट आज नहीं, अभी एक दो प्रॉपर्टीज और होने के बाद मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा, क्योंकि क्लास 11th के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हाइड्रोक्साइड्स का वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी फॉर ग्रुप 2 ऑन मूविंग डाउनवर्ड इन ए ग्रुप। पढ़िए इसको अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ मिलेंगे और होपफुली इस क्वेश्चन को वहां पे इंक्लूड करेंगे। गुड बाय।